अगर आपके पास एक भी एसबीआई का शेयर नहीं है तो हो सकता है आप एक गारंटीड अलॉटमेंट का मौका मिस कर चुके हैं, क्योंकि जो तारीख इसके लिए क्वालिफाई करती है वो ऑलरेडी निकल चुकी है। देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी जो अकेले 12.5 लाख करोड़ का रुपया मैनेज करती है, आज ऑफिशियली अपना आईपीओ को लेकर वह मार्केट में आ रही है। और इस वीडियो में मैं आपको वह एग्जैक्ट डेट बताऊंगा जिसने डिसाइड कर दिया है कि आप आईपीओ के शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल है या फिर आप इस एलिजिबली कोटा से बाहर हो चुके हैं। तो अगर आपने डेट मिस कर दी है तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर के आने वाले आईपीओ में ये मिस्टेक दोबारा कैसे अवॉइड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एसबीआई मैनेजमेंट लिमिटेड से। ये आईपीओ उस कंपनी का है कि जिसके बारे में रिटेल इन्वेस्टर महीनों से पूछ रहे थे कि यह आईपीओ कब आएगा, कब तक, कितना टाइम लगेगा। एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड यानी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड या फिर एसबीआई एएमसी, जो भी नाम बोलो, बिजनेस एक ही है, म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट का है। और इसका आईपीओ अब सिर्फ बात नहीं है, ऑफिशियली एक रियलिटी बन चुका है। एक क्विक प्रोसेस समझो। पहला, कंपनी डीआरएचपी फाइल करती है, सेबी को पूरा पेपर वर्क देती है। दूसरा, सेबी रिव्यू करता है और क्वेरीज होता है जो आईपीओ को लेकर वह पूछता है। तीसरा, अप्रूवल मिलता है, यानी कि आप उसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं। चौथा, कंपनी आरएचपी फाइल करती है। आरएचपी फाइल पूरा होते ही प्राइस या फिर बाकी जो अदर फैक्टर होते हैं वह आईपीओ का डिसाइड किया जाता है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट ने आरएचपी फाइल कर दिया है, मतलब अब डेट कंफर्म है, प्राइस भी कंफर्म है, सब कुछ क्लियर ही है मानो तो। सबसे पहले सेगमेंट 1 बिजनेस एंड मार्केट पोजीशन को समझते हैं। नंबर 1 होना एक चीज़ है, बट मार्केट शेयर का गैप देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि यह कंपनी कितनी डोमिनेंट है। एसबीआई म्यूचुअल फंड देश की नंबर 1 एएमसी कंपनी है। इससे यह डिसाइड होता है कि जितना भी एयूएम है उससे वह कितना पैसा कंपनी कमा रही है। तो आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड है वह 12.5 लाख करोड़ रुपए है, जिसका यह लगभग मार्केट में 15% शेयर पर कब्जा किए हुए है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यह आईसीआईसी, एचडीएफसी और निप्पॉन इन तीनों लिस्टेड कंपनी से ऑलरेडी ऊपर है। एसबीआई म्यूचुअल फंड इस लिस्ट की लास्ट मेजर लिस्टिंग थी और अब वह गैप भी भरने वाला है, क्योंकि बाकी जितने भी जो ऊपर हैं उनके सभी के आईपीओ आ चुके हैं। एक सेकेंड रुकिए, ये नंबर देखने के बाद आप समझेंगे कि ये आईपीओ कितना हाइप्ड है। 3 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड अगर देखा जाए, फाइनेंशियल ईयर 2024 से फाइनेंशियल ईयर 2026 तक, तो दोस्तों इसमें जो एसेट्स है वह 7,000 से लेकर 8,700 फिर वापस 6,420 करोड़ रुपए पर है। वहीं पर जो टोटल इनकम है वह 3,400 करोड़ से लेकर बीच में 4,200 और अभी के समय में 4,900 करोड़ के आसपास में है। और वहीं पर जो इनका नेट प्रॉफिट है वह 2,000 था पहले, फिर 2,500 हुआ, फिर 3,000 के रेंज में अभी के समय में बना हुआ है। और वहीं पर जो आप देखेंगे जो रिजर्व है, जो नेटवर्थ है, इनकी 182 करोड़, 255 करोड़ और अभी के समय में 326 करोड़ रुपए है। प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। डोमिनेटिंग कंपनी के फंडामेंटल में कोई भी सरप्राइज नहीं है। ये क्लियरली एक प्रॉफिटेबल और स्टेबल बिजनेस है। आईपीओ की कोर डिटेल की बात करें तो ये वो नंबर हैं जो आपको डिसाइड करने के लिए हेल्प करेंगे कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। दोस्तों, इसकी जो ओपन डेट है वह 14 जुलाई को होने वाली है और जो इसका क्लोजिंग है वह 16 जुलाई को है। और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वह 545 से 574 के बीच में रखा गया है। आप इसमें देख सकते हैं जो इसका मार्केट कैप है वह 1 लाख करोड़ रुपए है। एक लार्ज कंपनी है, एक मिड या फिर कोई स्मॉल कंपनी नहीं है, यह एक लार्ज कंपनी है। इसका लॉट साइज देखेंगे तो वह 26 शेयर्स का है और जो इसका इशू टाइप है वो 100% OFS है, ऑफर फॉर सेल। इसके लिए आप देखेंगे कि जो 11,693 करोड़ रुपए को अलॉटमेंट किया गया है। और आगे बात करें कि इसका अलॉटमेंट डेट कब है तो वह है 17 जुलाई और एक्सपेक्टेड है कि 17 से 18 जुलाई के बीच में ही इसका अलॉटमेंट डेट है वह आएगा। और जिनका अभी अलॉटमेंट नहीं होगा उसकी जो रिफंड डेट है वह 20 जुलाई को रखा गया है और अंत में जो लिस्टिंग है वह 21 जुलाई को कंफर्म कर दी जाएगी। सिर्फ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस कंपनी का जो इशू टाइप है वह पूरा का पूरा OFS है। OFS का मतलब है कि यह कंपनी के पास 1 रुपया भी नहीं जाएगा। सारा पैसा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनके पास से चला जाएगा। वो अपना जो माल है उसको बेचकर इस कंपनी से एग्जिट लेंगे। इस कंपनी के पास फ्रेश इशू 1 रुपये भी नहीं जाएगा। देन अगर आगे बात करें जो रिजर्वेशन टाइप है वहाँ पर QIB है वह 50% है और जो रिटेल का सेक्शन है उसमें 35% है। रिटेल का वही सेक्शन होता है जहाँ हम और आप जैसे आम इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
देन अगर आगे देखेंगे कि जो नॉन इंस्टीट्यूशन है उनके लिए 15% का अलॉटमेंट रखा गया है। देन अगर रुपीज़ के टर्म में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिटेल के लिए है वो 15,000 मिनिमम से लेकर 2 लाख मैक्सिमम तक का अलॉटमेंट कर सकते हैं। वहीं पर जो स्मॉल एचएनआई है वह 2 लाख से 10 लाख के बीच में है और जो बिग एचएनआई है उनके लिए 10 लाख से ऊपर का अलॉटमेंट को रखा गया है। दोस्तों अब वो पार्ट को समझते हैं जिसने बहुत लोगों को शॉक कर दिया था। जब कंपनी का DRHP फाइल हुआ था उसमें कोई शेयर होल्डर कोटा का मेंशन नहीं था। जैसे रिलायंस जियो के DRHP में क्लियरली लिखा हुआ था, पर SBI के फंड मैनेजमेंट के केस में ऐसा नहीं था। उनका जो DRHP फाइल था वो साइलेंट था, उसमें किसी भी प्रकार का एलिजिबिलिटी कोटा के बारे में बात ही नहीं किया गया था। फिर RHP फाइल हुआ और सबको शौक लग गया क्योंकि RHP में शेयर होल्डर कोटा को ऐड कर दिया गया है। इसके लिए आप क्राइटेरिया को देख सकते हैं। सबसे पहले कंडीशन 1, आपके पास SBI बैंक का कम से कम 1 शेयर होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और दूसरी कंडीशन ये है, यह सबसे क्रिटिकल है, जब कंपनी RHP फाइल करती है उसके 1 दिन पहले वाली डेट कट ऑफ डेट मानी जाती है क्योंकि शेयर खरीदने के बाद डिलीवरी में 1 दिन का समय लगता है। मतलब अगर आपने 8 जुलाई को भी SBI का शेयर खरीदा है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि डिलीवरी का टाइम 1 दिन का समय लगता है और वह डेट 9 तारीख को हो जाएगी। एक्चुअल कट ऑफ डेट की अगर बात करें तो वह 7 जुलाई होगा और वही एलिजिबल है जो 7 जुलाई तक अपना जो SBI का शेयर है उसको खरीद कर डिलीवरी ले चुका है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं मंडे को 13 जुलाई को शेयर खरीद लूँगा तो इसके लिए मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, अब सॉरी, क्योंकि इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने आपको पहले नहीं बताया था। महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से जो अपकमिंग IPOs हैं वो आने वाले हैं और कौन कौन से ऐसे शेयर है जिसमें शेयर होल्डर कोटा की उम्मीद हाई है। इसलिए अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में आने वाले समय में जो IPOs अपकमिंग हैं उनमें मैं बताऊं कि कौन कौन से ऐसे IPOs हैं जिनमें शेयर होल्डर कोटा को संभावना बनी हुई है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए समझते हैं कि इस IPO में अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों इसमें भी नॉर्मल IPO जैसा ही प्रोसेस है। सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि आप रिटेल हैं, HNI है या फिर बिग HNI है, जो भी हैं आप सेलेक्ट करिएगा। बस एक एक्स्ट्रा ध्यान, शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करते वक्त शेयर होल्डर कैटेगरी को सेलेक्ट करनी होती है और सिर्फ रिटेल लिमिट 2 लाख तक ही अप्लाई कर सकते हो। इस कोटा में उससे ज़्यादा 1 रुपये भी अप्लाई नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि आपको जो वीकेंड है इस समय पर देखना है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपना कुछ नया ड्रामा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह ड्रामा का सीधा इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। बाकी दैट्स इट, वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।